हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक ठाक। दोस्तों, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को कवर करेंगे। जो एनसीईआरटी का प्रश्नावली होगा, एनसीईआरटी का, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले इसी चैप्टर यानी वास्तविक संख्याएं के ऊपर दो वीडियोज और भी बनाई गई है, जिसमें हम एक में प्रश्नावली 1.1 को कवर किए थे और दूसरा वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को कवर किए थे। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के भी आप उस वीडियोज को देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल पर आपको सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा वास्तविक संख्याएं का पहला चैप्टर का। ठीक है। और देखिए, जितना भी हम प्रश्नावली पर यहाँ चर्चा करेंगे सारे एनसीईआरटी के होंगे। ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है 1/√2 और 7√5। तो यही सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। साथ में कंसेप्ट भी हम जानेंगे कि भाई कैसे सिद्ध किया जाएगा। हम प्रमेय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 प्रमेय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ये आपको पता होगा। प्रमेय 1.1 जिसमें हम a बराबर में bq + r जाने थे, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। प्रमेय 1.2 में हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़े थे, जिसमें भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आज शुरुआत करेंगे हम इस वीडियो का प्रमेय 1.3 से। प्रमेय 1.3 से, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर हम लिखते हैं प्रमेय 1.3। देखिए, अगर प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को एकदम बारीकी से समझना है तो भाई इस प्रमेय को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। देखिए, अगर हम प्रमेय को नहीं बताएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को बताएंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, कोई इसमें दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर वहां पर आपको रटना पड़ेगा, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी आपको, है कि नहीं। लेकिन यदि आप प्रमेय को पढ़ लेते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, तो फिर चीज़ें एकदम और भी आसान हो जाती हैं। ये सिंपल सी फंडा है। इसीलिए हर प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, ठीक है, कंसेप्ट जरूर बताएंगे, ताकि आपको प्रश्नावली में मौजूद सभी सवालों को सॉल्व करने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। माना P एक अभाज्य संख्या है। माना P एक अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, जिसमें सबसे पहली संख्या है P, जो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है, मतलब ये जो P है, यदि ये a² को विभाजित करती है तो यही P a को भी विभाजित करेगी। किसको? a को। बस यही ये प्रमेय कहता है कि भाई यदि ये अभाज्य संख्या P a² को विभाजित करती है, जहां पर a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो फिर यही अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी। ये सिंपल सी फंडा है। ओके, जैसे कि मान के चलिए 3 जो है, 3 यदि 6² को विभाजित कर रहा है तो यही 3 जो है 6 को भी विभाजित करेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, यही तरीका है, यही ये प्रमेय
कहता है कुल मिलाकर के। और इसी के कंसेप्ट का यूज करके हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे कि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, आदि आदि चीज़ें और भी आसान हो जाती है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे यहाँ 3 6 स्क्वायर को डिवाइड किस प्रकार करेगा, देखिए यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर देखिए 6 स्क्वायर है, मतलब 6 स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6, और 3 डिवाइड कर रहा है मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना आया, देखिए 12 आया, मतलब पूर्णतः डिवाइड हो गया। यहाँ पर बट्टा वगैरह में दशमलव वगैरह में कुछ नहीं आया, मतलब कि ये 3 जो है पूर्णतः विभाजित इसको कर दिया। क्लियर। अब फिर यहाँ पर देखिए यही 3 जो है 6 को भी विभाजित कर देगा, देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, देखिए हुआ कि नहीं, आया कि नहीं आया, पूरा पूरी कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कटा। इसीलिए ये 3 6 को भी विभाजित कर दिया। ओके क्लियर, समझ में आई बात। अब ऐसा आप नहीं कीजिएगा कि सर आप यहाँ पर जो 6 लिए हैं यहाँ 5 का स्क्वायर लीजिए, तो यानी 1 के जगह पर 5 लीजिए, 5 भी देखो धनात्मक पूर्णांक है और ये एक अभाज्य संख्या तो है ही, है कि नहीं। इधर आपको p के जगह पर अभाज्य संख्या लेना है, ओके, और ये है धनात्मक पूर्णांक। अब बताइए 3 5 स्क्वायर को विभाजित करने वाला है, नहीं करेगा भाई। आप करके देख सकते हैं, 5 स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5, अब बट्टा में 3, देखिए कहाँ कट रहा है, बट्टा में आएगा आंसर, दशमलव में आएगा, तो कहाँ कटा। इसीलिए हम 5 स्क्वायर यहाँ पर नहीं ले सकते हैं भाई, ऐसी ही संख्या ले सकते हैं जिससे 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ 6 स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा था, है कि नहीं, इसीलिए फिर 3 से 6 भी डिवाइड हो गया। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे एक और प्रमेय को पढ़ेंगे जिसको हम लोग प्रमेय 1.4 कहेंगे। हालांकि वो प्रमेय नहीं, एक तरह से क्वेश्चन है, लेकिन हाँ उसको प्रमेय हम लोग कह सकते हैं। एनसीईआरटी में अगर प्रमेय कहा है भाई तो प्रमेय ही हम लोग कहेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रमेय 1.4। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय क्या, एक तरह से यहाँ पर सवाल ही है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है √2। ये आपको प्रूव करना है, प्रूफ दैट √2 इज अन इरेशनल नंबर, यही इसका इंग्लिश में क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है कि नहीं, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए यहीं पर समझा देते हैं, साइड में यहीं पर समझाने का प्रयास करते हैं आपको, ठीक है। देख होता है क्या चीज, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और एक होता है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या को जान लेते हैं कि भाई ये क्या कहता है। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर ये p और ये q जो है क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। नहीं समझ आया। अरे भाई परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक हैं, और ये q यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर केवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना ही ये कहता है परिमेय संख्या। जैसे में फॉर एग्जांपल जैसे में हो गया आपका 3/4, 5/7, है कि नहीं, -2/3, फिर हो गया 7, 8, 0, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 3/4 ये p के रूप में, q के रूप में है कि नहीं, p/q के रूप में लिखा गया है, ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, लेकिन ये आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो भाई किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो ये भी p/q के रूप में हो गया। इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है तो ये भी p/q के रूप में हो जाएगा। 0 के नीचे भी एक छुपा हुआ रहता है, ये भी p/q के रूप में हो गया। तो ये सारे क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q क्या चीज है, p और q क्या चाहिए, पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। क्लियर, बात समझ आई। तो ये चीज था परिमेय संख्या। अब दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। चलिए क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए दोस्तों ये नंबर क्या है जिसे हम लोग
P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। साथ में पाई भी अपरिमेय संख्या है, ई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? इन लोगों का मान जो है चेंज नहीं रहता है, मतलब कि रिपीट भी नहीं करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर रूट के अंदर में वैसी संख्या जिसका हम पूर्ण वर्ग मूल नहीं निकाल सकते हैं वो एक्चुअली अपरिमेय संख्याएं होती है। इसे हम P बाय Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चले √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन आप कहेंगे सर कैसे नहीं, हम इसके नीचे तो एक लिख सकते हैं, सिंपल सी फंडा, ये है P, ये है Q, हो गया एक परिमेय संख्या। तो √2 को आप अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं भाई? यहाँ पर परिमेय संख्या में कंडीशन है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक का मतलब आप जानते हैं कि भाई माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या, मतलब जैसे कि हो गया -3 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर भाई मान के चलिए इसको आप परिमेय संख्या यदि मान रहे हैं, ये वाला हो जाएगा P और ये वाला होगा Q, तो Q तो एक पूर्णांक है, ये वाला एक जो है पूर्णांक तो है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है भाई। इसमें यहाँ रूट लगा हुआ है, 2 है। यहाँ पर इंटीजर भाई इस तरह से रहते हैं, रूट वाला थोड़ी ना इंटीजर रहते हैं, इसीलिए अगर ये ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है तो फिर हम कैसे मानेंगे इसको परिमेय संख्या? नहीं मानेंगे, सिंपल सी फंडा है। या फिर आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा बात है ना तो √2 का क्या करेंगे? हम भाग विधि द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे, वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे, और जितना आएगा उस चीज को यहाँ लिखेंगे और बट्टा में 1 कर देंगे, तो हो गया परिमेय संख्या। भाई जब इसका आप निकालेंगे ना, वर्गमूल निकालेंगे ना, तो पॉइंट में फलना 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 चिन्ह, फलना फलना चिन्ह, इसे आते रहेगा, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, ना रिपीट करेगा। जब ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट होगा, मतलब ना शांत होगा ना अशांत आवृत्ति का होगा। हालांकि हम इसके नेक्स्ट प्रश्नावली में इस चीज को देखेंगे, समझ में आपको चीजें आ जाएंगी। तो फिर वैसे कंडीशन में आप कैसे एग्जैक्टली आप P बाय Q के रूप में इसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए रूट वाली संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब हर रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, जैसे कि √4, भाई इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, +-2 होता है कि नहीं। फिर √9 हो गया, इसका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है, +-3 होता है। ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको समझना होगा। चलिए ये सब मिटा देते हैं इधर। चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। हालांकि अब क्लास 9th में भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर जाने होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों √2 एक अपरिमेय संख्या, ये चीज हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो है, यानी कि P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप एक रूम में रहते हैं, वहां से आपका मोबाइल चोरी हो गया, गायब हो गया। अब किसने चोरी किया आपको ये पता नहीं है। ठीक है, वहां पर 3-4 लोग हैं, जैसे कि मान के चलिए A है, दूसरा B है, तीसरा C है, यही तीनों में से चोरी किया होगा कोई, है कि नहीं, क्योंकि वहां पर कोई आना जाना किया था है नहीं। तो यहाँ पर अगर सिद्ध करना है कि भाई चोरी A किया है, अगर आपको ये सिद्ध करना है कि भाई मेरा फोन चोरी जो है A किया है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि A चोरी मेरा फोन नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप वेरीफाई कीजिएगा कि ये मेरा रूम में कब कब आया था, कब कब निकला है, इसके बाद कौन नहीं आया था, कौन आया था, सब जांच पड़ताल किए। लास्ट में पता चला नहीं भाई, हम जो माने थे कि ये चोरी नहीं किया है, ये गलत बात है, यही ने मेरा फोन चोरी किया। मतलब कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, है कि नहीं। या फिर यही एक को मान लीजिए कि यही फोन चोरी किया है, मतलब कि अगर सोच रहे हैं कि नहीं यही फोन चोरी किया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं ये फोन चोरी नहीं किया है। ठीक है, ये तो हम बता दिए आपको। लेकिन एक चीज और मान सकते हैं कि अगर आपको ये सिद्ध करना है कि ये फोन मेरा चोरी नहीं किया है, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि यही फोन चोरी किया है। अब यही फोन चोरी किया है, इसके प्रति स्टेटमेंट देंगे, चीज़ों को वहाँ पर दिखाएंगे कि भाई ये इतना मतलब रूम आया था, ऐसे वैसे गया, फलना चिलना किया है कि नहीं। अब बाद में पता चला नहीं यार ये चोरी नहीं किया, यहाँ पर गलत कल्पना है मेरा। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। तो इस तरह करके हर चीज़ों पर हम लागू इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ दोस्तों इसी तरह से करेंगे। ठीक है, एकदम इसी तरह से सेम टू सेम, बहुत मजा आएगा। जैसे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले मान ही लेंगे कि भैया √2 एक परिमेय संख्या है, जा यार जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मान लेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक हम लाइन खींचते हैं, ये ऐसे करके।
हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा। सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम मान लिए √2 की एक रेशनल नंबर है। चलो यार मान लेते हैं कि तुम निर्दोषी है, ठीक है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या फिर a/b के फॉर्म में, है नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो √2 बराबर में क्या हो जाएगा पता है, a/b हो जाएगा या फिर p/q, आप जो लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर भाई √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ही वही होता है, a/b के फॉर्म में रहेगा या फिर p/q के फॉर्म में रहेगा। क्लियर। जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों यहां पर a और b जो है ना सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है भाई, जिसका HCF 1 हो, यानी जिन संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। क्लियर। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम दो संख्या लेते हैं, एक 3 और एक 7 लिए। अब इसका अगर HCF आप निकालिएगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम आपको बताए हैं, है कि नहीं, पढ़ा चुके हैं पहले, तो ये 1 आएगा। ये सिंपल सी फंडा, मतलब 3 और 7 में एक ही वैसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 3 और 7 दोनों को विभाजित कर सकता है। बस हमारी है कि नहीं। तो 3 और 7। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे मान के चलिए अगर हम 10 और 15 लिखेंगे तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक से ज्यादा भी, मतलब एक के अलावा भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ पर। मतलब HCF यहाँ पर अगर निकालिएगा आप 10 और 15 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 और 15 को विभाजित कर सकती है। 10 और 15 दोनों को कर सकती है, लेकिन HCF 1 होगा जब, तभी वो दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो इस चीज को अगर को प्राइम नंबर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिए, 10 और यहाँ 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15। अब यहाँ पर ये 2 और 3 जो बचे हैं ना दोस्तों, ये एक्चुअली को प्राइम नंबर हो सकते हैं, सहभाज्य संख्या हो सकते हैं, जहां पर HCF क्या है, 1 है। ओके। तो यहाँ पर जो a/b है, एक्चुअली अगर मान के चलिए दूसरा संख्या रहा होगा तो उसको काट छाट करके, जिस तरह से यहाँ पर देखिए 10 और 15 था, इसको काट छाट करके हम 2 और 3 में कन्वर्ट किए, उसी तरह से हम a/b को एकदम काट छाट एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं। इसीलिए हम कह दिए कि जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इसके यहाँ पर जो है दोनों संख्याओं में HCF 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है एकदम। और भी बच्चों जैसे समझाएंगे तो आप क्लास 10th का फिर रहेंगे ही नहीं है कि नहीं। समझाने के लिए तो भाई 5वां क्लास के बच्चा को भी समझा देंगे तो वो भी समझ जाएगा, लेकिन भाई एकदम चीज़ों को और एकदम बच्चा ऐसा समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा ये सब चीज़ों में। क्लियर। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर इतना कर लेते हैं, इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 को वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 क्या चाहिए, √2 है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में a/b है, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करना है। समीकरण 1 का आप वर्ग कर रहे हैं, मतलब कि भाई दोनों तरफ दोनों तरफ करना है, एक तरफ नहीं। एक तरफ कैसे करेंगे, मान के चलिए तराजू में एक तरफ है 1 kg आलू और एक तरफ है टमाटर, एकदम पूरा कंटा इस तरह से सीधा खड़ा है। अब भाई एक तरफ आप मतलब आधा kg और आलू चढ़ा दीजिएगा तो भाई कंटा ऐसे ना हो जाएगा, है कि नहीं। तो बैलेंस करने के लिए अगर आधा kg आलू इधर चढ़ाएं तो आधा kg और कुछ इधर चढ़ा दीजिए ताकि बैलेंस से रहे, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर स्क्वायर करना है तो फिर आप दोनों तरफ कीजिए, ये समीकरण का नियम है। एक तरफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समीकरण के दोनों तरफ आप किसी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ कीजिएगा तब। चलिए अब यहाँ स्क्वायर करने पर देखिए, √2 का करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा भाइयों, 2 होगा। ये सिंपल से फंडा है भाई। √2 का करेंगे स्क्वायर
ठीक है, तो ये रूट जो है हट जाता है। क्यों हट जाता है पता है? रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यानी 2 है और इस रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 आया। अब इसका भी होल पावर कितना है? 2 है। और हम आपको बताए थे घात और घातांक वाले नियम में कि पावर का भी पावर रहे तो आपस में वो दोनों गुना हो जाते हैं। जब गुना हो जाएंगे तो 2 का पावर यहाँ पर देखिए 1/2 है और यहाँ पर ये 2 गुना में हो जाएगा, तो ये दो कट जाएगा तो 2 का पावर 1 बचेगा, मतलब कुल मिलाकर के 2 बचेगा, है ना? यानी रूट कुल मिलाकर के हट जाता है। रूट पर अगर स्क्वायर लगा हो तो रूट हट जाता है। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रूट टू का स्क्वायर था इसलिए यहाँ 2 बचा। फिर यहाँ देखिए a/b का होल स्क्वायर है, तो मतलब कि a का भी यहाँ पर स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर आएगा। क्लियर? चलिए अब आगे जाते हैं दोस्तों। क्या करेंगे? इस b को इधर ले आएंगे b स्क्वायर को, तो क्या चीज हो जाएगा? 2b² बराबर में क्या चीज हो जाएगा? a² हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये पहले बता दिए कि भाई a और b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब कि कुल मिलाकर के पूर्णांक है। पूर्णांक आप कह सकते हैं भाई, पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है सहअभाज्य संख्याएं। ये सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस 2 को क्या कीजिए, आप उठा करके इधर ले आइए। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 2b² था तो b² बराबर में क्या चीज हो जाएगा? b² बराबर में जो है ये 2 इधर आ जाएगा, मतलब कि a² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मतलब कि a² को 2 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। 2 क्या कर रहा है? a² को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब बोलेगा डिवाइड तो कर रहा है सर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही डिवाइड करेगा तो भी आपको जो है पूर्णांक ही मिलेंगे, इंटीजर्स ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ b का स्क्वायर है। b एक सहअभाज्य संख्या है, मतलब एक पूर्णांक है। अब जब पूर्णांक है भाई, पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा ना। मतलब 2 से कुल मिलाकर के a² डिवाइड हो जा रहा है। अगर डिवाइड नहीं होता तो हमें b² यानी कि पूर्णांक हमें नहीं मिलता। ये सिंपल सी फंडा है। अगर इधर पूर्णांक का स्क्वायर है तो पूर्णांक ही मिलेगा। अगर पूर्णांक ही मिलेगा तो यहाँ पर बट्टा में 2 नहीं रहेगा, 2 जो है इस a² को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसीलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। नहीं समझ में आया भाई? ये हम प्रमेय 1 किसका 3 का प्रयोग किए हैं, ठीक है। अगर 2 यानी समझिए अभाज्य संख्या तो है ही भाई, है कि नहीं। अगर ये 2 a² को विभाजित कर रहा है तो यही 2 क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। ये सिंपल सी फंडा है। प्रमेय 1.3 से इधर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आई चीजें। चलिए अब इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों? इसके बाद में आपको जो करना है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर 2 जो है 1 को विभाजित कर देगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा? इसीलिए a बराबर में हम 2c लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा? यदि a को ये 2 जो है विभाजित कर देगा तो इसका मतलब कि वो 2c के फॉर्म में होगा। जैसे कि मान के चलिए a के जगह पर 18 होगा, क्या होगा? 18 होगा। अब 18 तो भाई 2 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर 18 2 से डिवाइड हो जा रहा है मतलब कि इस चीज को हम 2 गुने 9 लिख सकते हैं। तो यही 2 यहाँ 2 है और c की जगह पर यहाँ 9 है। क्लियर? मतलब यही a को हम 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि ये जो 2 डिवाइड कर रहा है ये 2 कट जाए और ये बराबर में इधर ये c वाला वैल्यू बचे। ओके, चीजें समझ में आ रही है? एकदम आ सकता है, ठीक है। मतलब इसके बाद में आपको ये वाला चीज लिखना है कि अगर 2 a को विभाजित करेगा तो भाई a बराबर में 2c होगा। इसीलिए क्योंकि 2 ताकि जो है 2 क्या हो जाए? कैंसिल हो जाएगा। भाई a की जगह पर 2c लिखेंगे तो 2c को कुल मिलाकर के 2 विभाजित करेगा, 2 कम 2 ठीक है, कुल मिलाकर के c बचेगा, है ना। विभाजित कर रहा है तब नहीं ये चीज आ रहा है, तो इसीलिए हम इस रूप में लिख सकते हैं a को, a बराबर में 2c। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसका मान या फिर a का मान अब यहां देखिए दोस्तों, इसको आप समीकरण 2 मान के चलिए, ठीक है। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए 2b² बराबर में a² है, तो यहां हो जाएगा 2b² बराबर में है a का स्क्वायर। तो यहां a की जगह पर 2c हम माने हैं,
क्या माने हैं, ए की जगह पर 2c, तो यही ए स्क्वायर की जगह पर हम 2c का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हो जाएगा। यहाँ पर 2b स्क्वायर बराबर में, यहाँ स्क्वायर है 2 का, 2 दूना 4 हो जाएगा, और c का भी है तो 4c स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो 2 है b स्क्वायर के साथ गुना में है और c स्क्वायर के साथ ये 4 गुना में है, तो हम ऐसे काट सकते हैं इसे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ क्या बचा, 1 को गुना b स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर होगा, बराबर में यहाँ 2 बचा है और यहाँ c स्क्वायर बचा है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों ये वाला चीज और ये वाला चीज देखिए आपको सेम सेम लग रहा होगा, केवल यहाँ ए स्क्वायर था और यहाँ सी स्क्वायर आ रहा है अलग से, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के बी स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर है यहाँ पर और ए स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर है। मतलब जो चीज़ यहाँ पर हम इसके बाद ये वाला चीज़ जो लिखे हैं यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए बी स्क्वायर बराबर में क्या चाहिए, 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2c स्क्वायर है, तो ये 2 को अगर हम इधर लाएंगे तो c स्क्वायर बराबर में क्या चीज हो जाएगा, c स्क्वायर इधर बराबर में क्या चीज हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा 2। मतलब b स्क्वायर के 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसीलिए c स्क्वायर हमको प्राप्त हो रहा है। देखिए c यहाँ पर ये भी क्या आएगा, एक तरह से धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। क्लियर। तो भाई बी स्क्वायर को डिवाइड पूरा पूरी करेगा तब ने सी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो यहां पर दोस्तों यहां पर इसीलिए क्या हो जाएगा, फिर यहां क्या चीज 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। यही 2 जो है अगर बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो भाई प्रमेय 1.3 से आप इधर लिख सकते हैं, प्रमेय 1.3 से, या फिर अगर यहाँ भी लिखिएगा यहाँ तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। 2 बी को विभाजित करेगा, प्रमेय 1.3 से ये चीज हम लाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हम a और b को क्या चीज माने थे, सहभाज्य संख्याएं माने थे। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि भाई उसमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2 जो है b को भी विभाजित कर रहा है और साथ में ये जो 2 है a को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में एक के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब कि यहाँ पर HCF 2 भी है। भाई यहाँ पर हम माने कि ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं, HCF 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 भी हमको मिल रहा है क्योंकि 2 जो है B को और A को दोनों को विभाजित कर रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज जो है हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि ये और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर यहाँ पर ए में और यहाँ बी में अगर 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो फिर ये सहभाज्य संख्याएं जो हम माने हैं वो गलत है। सिंपल सी फंडा है। तो उसी चीज को यहाँ पर हम लिखेंगे। इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि विरोधाभास होता है कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। विरोधाभास तो हो रहा है क्योंकि यहाँ B में 2 कॉमन आ रहा है और A में भी 2 कॉमन आ रहा है, मतलब कि 2 काट करके इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यह हमें क्या हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। भाई ये सब जो चीज भी हम मान रहे थे, ये सब जो हम माने हैं, बाद में जो कैलकुलेशन किए हैं, सारा चीज यहाँ से हमको मिला है कि हम माने थे कि √2 का परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माने थे, इसीलिए हमको इस चीज को a बाय बी के रूप में लिखना पड़ा और सारा चीज आगे करना पड़ा। ठीक है, तो हम मेरा कल्पना ही एक्चुअली गलत था, कल्पना ही मेरा गलत था। जिस तरह से हम मान लिए थे कि भाई वह चोर है, अब बाद में जाकर के पता चला कि वो चोर नहीं है, मतलब कल्पना ही मेरा गलत था। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे, यह हमें गलत या फिर त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त
प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। भाई हम ये गलत कल्पना किए थे कि भाई √2 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यह हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्लियर? इसीलिए लास्ट में लिखेंगे अतः √2 अगर मेरा कल्पना ही गलत है, त्रुटिपूर्ण है, तो इसका मतलब √2 अगर परिमेय संख्या नहीं है तो भाई अपरिमेय होगा। इस अतः क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ओके दोस्तों, यहां तक चीजें समझ में आई, बस इतना ही आपको प्रूव करना है। बस आपको जो भी 3-4 नंबर के आएंगे सवाल एग्जाम में, वो आपको एकदम इजीली मिल जाएंगे, एकदम सिंपल से फंडा, और इसी तरह से हर सवाल बनेंगे। हालांकि एक टाइप का और सवाल है जो इससे भी और इजी तरीका से बनता है, वो चीज़ भी आएगा आगे, चिंता इसके लिए आपको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इतना आपको करना है, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हैं, मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आता ही है, ठीक है, 3-4 नंबर का आएगा ही आएगा, प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो भाई ऐसे सवाल हम और करने वाले हैं। ये तो प्रमेय थे एक्चुअली, इसको समझा रहे थे, ठीक है। 1-2-3 सवाल और करेंगे तो फिर चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार भाई अपरिमेय संख्या को हमें प्रूव किस तरह से करना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये प्रमेय 1.4 था, हमें सिद्ध करना था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसका हम लोग कभी कभी यूज भी करेंगे, इसीलिए इसको प्रमेय के अंतर्गत लिख दिए हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट यहाँ पर जो हम प्रमेय 1.4 पढ़े उसी के जैसा यहाँ पर क्या है, एकदम सेम टू सेम है, केवल वहां √2 था और यहाँ √5 है। तो प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। क्या करना है, सबसे पहले आपको मानना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, लिखेंगे यहाँ पर माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा से पहले, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, √5 बराबर में क्या हो जाएगा, a/b होगा, जहां a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं कहने का मतलब ये दोनों में एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, या फिर एक के अलावा HCF नहीं होगा। क्लियर? तथा b 0 के बराबर नहीं है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 को वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर क्या हमको मिलेगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a/b का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, सिंपल सी फंडा है। जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5 बराबर में। ये जो स्क्वायर है a का भी है तो a स्क्वायर, और ये b का है तो b का स्क्वायर। अब b स्क्वायर को इधर गुना कीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 5b स्क्वायर बराबर में इधर क्या चीज बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। अब इस रूप में ला दीजिए तो इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इस समीकरण में देखिए दोस्तों, ये जो 5 है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, नहीं 5 को आप इधर जब ले आइएगा तो 5 यहाँ बटा में आ जाएगा। अब a स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें b स्क्वायर मिलेगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। सिंपल सी फंडा है कि नहीं? तो इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। अतः या फिर जो कुछ भी लिखना है, अतः करके, या फिर हाँ अतः ही लिखिए, ठीक है। अतः a बराबर में क्या चीज हो जाएगा, 5c। अगर भाई 5 a को विभाजित करेगा तो हम मान लेते हैं कि ये 5c है, a बराबर में 5c है, ताकि ये 5 जो है यहाँ डिवाइड करेगा तो c बचेगा, भागफल में c बचेगा। चलिए अब इसके आगे जाते हैं। इसके आगे
क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, ये वाला है 5b² बराबर में a का स्क्वायर है। एक की जगह पर क्या चीज माने हैं, 5c माने हैं, तो 5c का क्या चीज हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, 5b का स्क्वायर बराबर में ये 2 5 का है स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, 5 5 25, और c का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 और 25 यहाँ पर सिंपली काट सकते हैं, इधर 5 ले जाने की जरूरत उतना नहीं है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 5 25, एक को गुना b² से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ b² बचेगा, बराबर में यहाँ 5 बचा है और ये c² बचा है। ओके, तथा चाहे फिर यहाँ क्या हो रहा है, ये 5 जो है b² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। 5 को अगर इधर लाएंगे तो b² को विभाजित करेगा, 5 b² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए यही 5 जो है b को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 से। क्लियर। अब देखिए भाई, हम यहाँ पर a और b को माने थे सह अभाज्य संख्या, यानी एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, साथ में दोस्तों यहाँ पर यही 5 a को भी विभाजित कर रहा है, मतलब a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी मौजूद है, मतलब HCF 5 भी है, जबकि HCF केवल 1 होना चाहिए था। तो ये हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर इसी जगह पर लिख सकते हैं, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b में एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये चीज का विरोधाभास हो रहा है, तो यह हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। भाई यह हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या, हम लोग यही माने थे, और यही क्या चीज था, त्रुटिपूर्ण कल्पना था, एक रॉन्ग एजम्पशन था। क्लियर। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि भाई अगर कल्पना ही मेरा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, सिंपल सी फंडा है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से जो है बनाना है। देखिए कितना जल्दी बन गया, और भी इससे जल्दी बना सकते हैं, हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए देर हो रही है, और होना तो निश्चित है भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि आपको दिख रही होगी छोटा, लेकिन इसे बहुत सारे कंसेप्ट है, इसको समझना होगा, नहीं समझिएगा तो फिर रटना पड़ जाएगा, इसीलिए चीजों को थोड़ा हम समझा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। आपको देख के लग रहा होगा भाई ये लंबा, कि भाई पहले एकदम सिंपल रहता था, √2 या √5 या √3, इस तरह करके देखिए यहाँ तक आप ये वाला प्रूव कर दिए। इस तरह से आप √7 √11 जितना भी कुछ भी निकालना हो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहता है तो ये नहीं समझना आपको, उससे भी कठिन है भाई, उससे ये ज़्यादा आसान है। अब आसान कैसे, थोड़ा देखिए, जितना लंबा ये पूरा बोर्ड भर जा रहा था पहले, अब यहाँ पर भरने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे,
यहाँ पर सबसे पहले भाई इसको सिद्ध करने कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करना है। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर नोट करने वाली चीज है कि अपरिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, समझ में आया? अपरिमेय संख्या को यदि हम अपरिमेय संख्या के साथ ही अगर जोड़ घटाव करें तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। या फिर अगर हम अपरिमेय संख्या के साथ हम परिमेय संख्या का जोड़ घटाव करेंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा। जैसे एक चोर के साथ एक चोर है, चोर की जगह पर हम एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। ठीक है, मतलब समझिए चोर है, अपरिमेय संख्या क्या है? चोर है। अब उस चोर के साथ एक ईमानदार आदमी यानी परिमेय संख्या जाएगी तो वो भी चोर के ही कैटेगरी में आएगी, मतलब अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी, है कि नहीं? या फिर चोर है और इसके साथ एक और चोर चला गया तो भाई वो तो चोर तो है, ये है, सिंपल सी फंडा है। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े घटाएं या फिर परिमेय संख्या को जोड़े घटाएं, वो हमेशा क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं ही होंगे। क्लियर? साथ में अपरिमेय संख्या के साथ में अगर किसी संख्या को अगर हम परिमेय संख्या को गुना करते हैं तो वो भी क्या होंगी? वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए यहाँ पर 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2 क्या चाहिए? परिमेय संख्या। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों गुना में हो गए तो ये टोटली अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगे। ठीक है, जब टोटली अपरिमेय संख्या है और इसके साथ हम परिमेय संख्या को ऐड कर रहे हैं तो ये भी टोटली अपरिमेय संख्या ही हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्या को गुना हम अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलिए √5 क्या चाहिए? एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? ये √5 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। अब दोनों को गुना कीजिए तो रूट हट जाएगा तो यहाँ 5 आएगा, 5 एक आपको एक परिमेय संख्या मिल गया है। तो कई बार ऐसा भी मिलेगा। तो आपको नहीं समझना है कि भाई जब हम अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिले, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? ये सब चीजें आपको समझना चाहिए और धीरे धीरे ऐसे समझने वाली चीजें समझ में आ ही जाएगी। चलिए दोस्तों, तो ये एकदम ही सिंपल है। ये टोटली देखिए अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक चोर यहाँ पर आ गया है, बाकी बात इसके साथ कितनों ईमानदार आदमी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चोरी का लाएंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। इसीलिए 3 या फिर तो लिखिए, सब जगह तो लिख रहे हैं, तो 3 + 2√5 बराबर में क्या चीज हो जाएगा? a और a/b हो जाएगा। यहाँ इधर आप लिख सकते हैं जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b 0 के बराबर नहीं है। इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान के फिर आगे आप जाइए, या फिर इस तरह से भी शॉर्ट में आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसे पुनर्व्यवस्थित करने पर यानी रीअरेंजमेंट करेंगे इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 + क्या चाहिए? 2√5 है, बराबर में क्या चाहिए हो जाएगा? a/b है यहाँ पर। अब दोस्तों करना क्या है, आपको रूट वाली जो संख्या है इधर ही रखना है, बाकी बस सबको धकेल करके बराबर के उधर ले जाना है। सबसे पहले 3 को ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2√5 बराबर में क्या चीज हो जाएगा? a/b, प्लस में इधर 3 है, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसके आगे जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2√5 बराबर में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा चाहे यहाँ पर एलसीएम लीजिए पहले, यहाँ पर b आएगा, b से b को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को गुना से कीजिएगा तो a ही होगा, माइनस में यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 से डिवाइड b को करेंगे तो b होगा, b को गुना 3 से करेंगे तो 3b होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 2 है ये √5 के साथ आपस में गुना में है। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या से मान के लिए अगर 5√3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 5 इंटू में √3 है, ये गुना में रहते हैं, आपस में गुना का संबंध रहता है। इसी तरह से यहाँ गुना का संबंध है, तो 2 को यदि हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो इधर गुना में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 बराबर में क्या चीज हो जाएगा? a - 3b डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा? ये 2 इधर आ जाएगा तो जाएगा 2b। सिंपल से फंडा है, यानी रूट वाला संख्या को हम इधर ही रखे हैं, बाकी बात सबको उठा करके हम इधर ले आए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या? अब यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि भाई क्या है, चूंकि
यहाँ ए बी फिर ये 3 फिर 2 पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, तो अब यहां आगे लिखेंगे इस चीज को। तो अगर ये सब सारे पूर्णांक है भाई, तो ये भी हमको पूर्णांक के रूप में ही मिलेगा, मतलब ये वाला भी क्या मिलेगा भाई, पूर्णांक ही मिलेगा। सिंपल सी फंडा है, a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b। क्लियर? तो यहाँ पर a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b जो है एक परिमेय संख्या होगा, इसीलिए a माइनस 3b डिवाइडेड बाई क्या चाहिए है 2b एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी। संख्या एक्चुअली स्त्रीलिंग है। क्लियर? क्यों होगी? क्योंकि भाई ए बी की जगह पर कुछ भी रखिए तो यहाँ बट्टा में आएगा, मतलब ये कुल मिलाकर के परिमेय संख्या ही बन जाएगी। भाई पूरा पूरी कट भी सकती है, नहीं भी कट सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यह एक परिमेय संख्या है, इधर आ रहा है परिमेय संख्या और यहाँ बराबर का साइन लिखा गया है, इधर √5 है। अब √5 को हम लोग जानते हैं कि भाई एक अपरिमेय संख्या, हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये बराबर हो जा रहा है परिमेय संख्या के। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? दिस इज नॉट पॉसिबल। यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जा रही है, ठीक है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, क्या लिखेंगे? इस तथ्य का, हाँ यहां पर जो लिखे थे तो इतना एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों लिखे हैं कि परिमेय संख्या होगी? क्योंकि भाई यहां अगर ये वाला चीज परिमेय संख्या हो रही है तो भाई अपने आप ये वाला परिमेय संख्या होना चाहिए, इसीलिए यहां पर लिख दिया √5 एक परिमेय। तो मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखे, यहाँ a b 3 2 क्या है, पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी यहाँ लिख देते हैं ताकि ज्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है कि नहीं? ये चीज हम लिख सकते हैं क्योंकि भाई इसके बराबर में ये चीज है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई अगर इस आधार पर हम चलें, इस आधार पर देखें तो √5 एक परिमेय संख्या होगी, यहां तो आ जा रहा है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं है, ठीक है। ये चीज आ जाता है रिजल्ट में। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः क्या करेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आप लिख सकते हैं यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, यह हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं? हम लोग गलत माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अतः, या फिर इसीलिए आप लिख सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगी, अगर परिमेय संख्या है, इसमें हमको कल्पना गलत मिल रहा है तो भाई कुल मिलाकर के यह परिमेय संख्या होगी। तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
बस इतना ही करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एकदम देखिए जो पहले वाला जो था उससे एकदम इजी है, इससे देखिए इससे इजी है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सिद्ध करना है। सबसे यहाँ पर पहला नंबर वाला देखते हैं। पहला नंबर 1/√2 वाला मामला देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो मानना ही पड़ेगा, परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो 1/√2 बराबर में क्या चीज हो जाएगा, a/b हो जाएगा, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b जो है 0 के बराबर नहीं है। इतना चीज आप लिख सकते हैं। अब इसे पुनर्व्यवस्थित करने पर अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ क्या है, 1/√2 है, बराबर में देखिए यहाँ पर a/b है। अब √2 को केवल इधर रखना है, लेकिन भाई ऊपर में होना चाहिए, यहाँ बट्टा में है। तो एक चीज भाई इक्वेशन में एक चीज होता है, जैसे यहाँ 1/√2 है, a/b है, तो नीचे वाला को ऊपर कर सकते हैं और ऊपर वाला सबको नीचे कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ वो प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ √2 ऊपर चला जाएगा तो √2/1 आएगा, तो नीचे 1 तो लिखना कोई जरूरी है नहीं, ये b ऊपर चला जाएगा और a जो है नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए ये वाला जो है 1/√2, इसको आप a/b यहाँ यही वाली चीज यहाँ पर लिखे हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये b जो है इधर गुना होगा और ये वाला b इधर, क्योंकि भाई ये इधर भागा में है तो इधर गुणम होगा और इधर ये भागा में इधर गुना होगा, यानी b को गुना 1 से करेंगे तो b और a को गुना √2 से करेंगे तो 2√2। अब यहाँ पर नहीं a√2 आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा a√2। अब यहाँ √2 का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इधर a गुना में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, बराबर में कैसे हो जाएगा √2, बोला √2 बराबर में b/a है। ठीक है, यही तो लिखे हैं √2 बराबर में b/a है, क्या गलती लिखे हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए b/a एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या हम लोग जानते थे p/q के रूप में रहती है, जहाँ पर पूर्णांक रहता है ऊपर नीचे। क्लियर सी बात है कि नहीं। तो यहाँ पर b ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √2 भी इस प्रकार क्या चाहिए, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये चीज आ जाता है रिजल्ट, है कि नहीं। जब इधर वाला एक परिमेय संख्या हो रही है तो भाई यहाँ पर बराबर का साइन लगा हुआ इक्वेशन है, तो इधर भी अपने आप क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, देखिए अगर √2 एक परिमेय संख्या आ रही है इस आधार पर, तो भाई यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर जिस तरह से फिर आगे लिखे हैं, यह हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, बस वही चीज लिख देना है। यह हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि क्या हम लोग गलत कल्पना किए थे, √2 1/√2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या ये हम लोग गलत कल्पना कर दिए तो कुल मिलाकर के हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है दोस्तों, ये चीज क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, बस इतना ही करना है। तो चीजें एकदम आपको साफ लग रही होगी, ठीक है। ये वाला समझाएं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग में सेम था, रीअरेंज करना था। रीअरेंज करने के बाद में जो है ये वाला भाई परिमेय संख्या हो जाएगी, उसके आधार पर ये वाला भी परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं तो विरोधाभास हो जाता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, या हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो, जो हम लोग कल्पना किए थे वही गलत हो जाता है। जब गलत हो जाता है तो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 a1/√2 क्या एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग में सेम था, अब कर लिए, ठीक है। और फिर ये वाला जो प्रमेय है और साथ में ये वाला क्वेश्चन सेम था, ठीक है। अब चीजें जो है एकदम स्पष्ट हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है 7√5, इसे आप कर लीजिएगा जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, 7√5 है ना, दूसरा नंबर 7√5, इसको आप मान लीजिएगा कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो इसे 7√5 को हम क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या चीज है, सहभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर नहीं है। जब इसे आप पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, √5, इधर 7 गुना में उधर डिवाइड हो जाएगा, बराबर में क्या चीज हो जाएगा, a/b हो जाएगा, और ये 7 इधर 7 भी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर a फिर b फिर 7, ये सब क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक है तो a/7b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या होगी तो ये वाला भी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, विरोधाभास हो जाएगा। मतलब चीजें एकदम इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर किए हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको बता दिए, ये वाला चीज यहाँ तक बता दिए, बाकी बात ये सब जो है उतार देना है। क्लियर, बस एकदम सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है दोस्तों तो सही बता रहे हैं कि आप सेशन को सही से आप क्लियर नहीं, कवर नहीं किए, ठीक है, सही से देखे नहीं, सही समझे नहीं। आराम से बन जाएगा, बस ये पुनर्व्यवस्थित करना है मान करके, ठीक है, पुनर्व्यवस्थित कीजिए। अब उसके बाद ये सब बता दीजिए कि भाई पूर्णांक है तो इसीलिए ये वाला परिमेय संख्या होगी, तो ये वाला भी परिमेय संख्या हो जाएगी। भाई ये वाला परिमेय संख्या कैसे होगी, विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे जो चीजें लिखा रहता है उस चीज को लिख दीजिएगा, हो गया आंसर, है कि नहीं। इसको तो बनाना पड़ेगा भाई, इसको बनाइएगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन जो था हम बना लिए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, तब हम जानेंगे कि हाँ आप भी एक स्टूडेंट है जो यहाँ तक मेरा वीडियोज देखते हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, वो आपके फायदेमंद के लिए हो रही है और इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। बस यही हम समझेंगे अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन हम बना दिए, बन गया। अगर नहीं बनता है तो ये भी बताइएगा कमेंट करके, फिर इसको बाद में कभी कवर कर लेंगे। क्लियर सी फंडा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।